चलिए दोस्तों, तो फिर से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमने ये क्वेश्चंस पढ़े थे दोस्तों 185 तक। अब जो क्वेश्चन है वो मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इट इज नॉट आर्टिस्ट बिजनेस, इट इज नॉट द आर्टिस्ट बिजनेस टू प्रीच, हिज बिजनेस इज टू पोर्ट्रे। किसने कहा है कि कलाकार का काम जो बिजनेस है वो उपदेश देना नहीं है, उसका मात्र कर्तव्य है कि वो पोर्ट्रे करे, चरित्र चित्रण करे, वो दर्शाए। मीन्स इज टू से उपदेश देना, समाज सुधारक बनना, ये कलाकार की पहचान नहीं है। तो इट इज सेड बाय गाल्सवर्दी इन Another Thief। Another Thief is a work by गाल्सवर्दी। उसमें इन्होंने इस बात को कोट किया है, इस बात को कहा है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। इट इज नॉट द आर्टिस्ट बिजनेस टू प्रीच बट हिज बिजनेस इज टू पोर्ट्रे ओनली। कि उनको पोर्ट्रे करना चाहिए, उनको चरित्र चित्रण करना चाहिए, उनको उपदेश नहीं देना चाहिए, उनको समाज सुधारक बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये सब कहा है गाल्सवर्दी ने Another Thief में। यहां इसको कैपिटल लेटर से आप ए बना लीजिएगा, Another Thief। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दिस वाज हाराकीरी हु सेड। किसने कहा है दिस वाज हाराकीरी? कहां की ये लाइन है दोस्तों? तो इट इज द लाइन फ्रॉम लॉयल्टीज। ये लाइन जो है वो लॉयल्टीज से ली गई है। दिस वाज हाराकीरी हु सेड। तो दोस्तों मैंने आपको बताया ये कॉलफोर्ड ने कहा है, कॉलफोर्ड ने कहा है लॉयल्टीज में। कॉलफोर्ड ने ये कहा है लॉयल्टीज में। दोस्तों हाराकीरी जो है वो एक जापानीज वर्ड है और जापानीज वर्ड का हाराकीरी का मीनिंग है सुसाइड, आत्महत्या। जब कोई व्यक्ति अपने सम्मान को बचाने में असमर्थ होता है, अपने परिवार के सम्मान को बचाने में असमर्थ होता है, तब वह अपने सम्मान को बचाने के लिए सुसाइड का रास्ता अपनाता है। उसको जापानीज भाषा में हाराकीरी कहा जाता है। तो इट इज सेड बाय कॉलफोर्ड इन द प्ले लॉयल्टीज। ये लॉयल्टीज की लाइन है दोस्तों, लॉयल्टीज में इसको कहा गया है कॉलफोर्ड के द्वारा। आगे है दोस्तों, वी हैव ऑल डन दैट, इट इज नॉट एनफ इज स्पोकन बाय। वी हैव ऑल डन दैट, हमने वह सब कर लिया, फिर भी इट इज नॉट एनफ, यह काफी नहीं है। ये मार्गरेट ने कहा है दोस्तों लॉयल्टीज में। मार्गरेट ने कहा है किसमें? लॉयल्टीज में। अगला कोटेशन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। ऑल राइट ओल्ड बॉयज इज स्पोकन बाय। किसने कहा है ऑल राइट ओल्ड बॉय? ये कॉलफोर्ड ने कहा है दोस्तों। लास्ट लाइन ऑफ लॉयल्टीज, इट इज द लास्ट लाइन ऑफ लॉयल्टीज। ये लॉयल्टीज प्ले की लास्ट लाइन है। ऑल राइट ओल्ड बॉय, ये कॉलफोर्ड ने कहा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक छोटी सी घटना है, उसका जिक्र मैं आपके सामने कर देता हूं, आपको बता देता हूं। लॉयल्टीज में एक लाइन है जो पत्र के रूप में लिखी गई है, पढ़ देता हूं। डियर कॉलफोर्ड, दिस इज द ओनली डिसेंट थिंग आई कैन डू। यह केवल एकमात्र चीज थी जिसको मैं कर सकता था। इट इज टू डैम्ड अनफेयर टू हर, यह उसके लिए बड़ा ही दुखदाई होगा। इट इज एनोदर जंप,
ये एक अनदर जंप है, दूसरा क्षेत्र है, दूसरा भाग है। ए पिस्टल कीप्स फेथ, मुझे अपनी बंदूक पर विश्वास है। लुक आफ्टर हर, मेरे जाने के बाद उसका ध्यान रखना, मेरी बिलव्ड का ध्यान रखना। कॉल फॉर माई लव टू हर, उसको मेरा प्यार देना। एंड यू, और तुम उसका हमेशा ध्यान रखना, मुझे तुमसे ही उम्मीद है। दोस्तों ये जो लाइन है ये एक लेटर की लाइन है और इसको डेंसी के द्वारा लिखा गया है, डेंसी के द्वारा लिखा गया है और कॉलफोर्ड को ये लिखता है और उसके बाद अपने आप को अपनी पिस्टल से शूट कर लेता है। इसी को कॉलफोर्ड ने कहा था दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था, दिस वाज हाराकिरी। दिस वाज हाराकिरी said by Colford after the death of Dancy or suicide of Dancy by shooting from the pistol। तो ध्यान रखिएगा, ये एक लेटर के अंदर डेंसी ने कॉलफोर्ड को लिख करके ये बताया है और अपनी बिलव्ड की जिम्मेदारी जो है वो कॉलफोर्ड पर वह छोड़ देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फाल्डर वाज सेंटेंस्ड टू 3 years। दोस्तों फाल्डर को कितने वर्ष की सजा हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 3 years सॉलिटरी कंफाइनमेंट। 3 years सॉलिटरी कंफाइनमेंट। अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बताएगा यहाँ पर। फाल्डर वाज सेंटेंस्ड टू 3 years। 3 years का सॉलिटरी कंफाइनमेंट हुआ था जस्टिस प्ले के अंदर फाल्डर को। और सिल्वर बॉक्स में जो जोन्स कैरेक्टर है दोस्तों, वाज सेंटेंस्ड टू 1 month हार्ड लेबर इम्प्रिजनमेंट। 1 महीने का कठोर सश्रम कारावास जो है वो जोन्स को सिल्वर बॉक्स चुराने पर हुआ था। फाल्डर को 9 to 90 करने पर, फॉर्जरी करने पर सजा हुई थी, जो चेक में उन्होंने बदलाव किया था। तो दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। जोन्स वाज सेंटेंस्ड टू 1 month हार्ड लेबर इम्प्रिजनमेंट और फाल्डर वाज सेंटेंस्ड टू 3 years सॉलिटरी कंफाइनमेंट। ये हम बात कई बार कर चुके हैं दोस्तों, जल्दी से इसको पढ़ देता हूं। ए ह्यूमन बीइंग इज द बेस्ट प्लॉट देयर इज। ह्यूमन बीइंग जो है, मनुष्य जो है, पात्र जो है, उसी को अच्छे प्लॉट की या सबसे उत्तम प्लॉट की संज्ञा गाल्सवर्दी ने दी है। और मैं पहले आपको बता चुका हूं कि गाल्सवर्दी ने चरित्र को, यानी कि जो कैरेक्टर है उसको सबसे ज्यादा महत्ता दी है। ओल्ड जोलियन इन फोरसाइट सागा resembles टू गाल्सवर्दीज फादर। जो ओल्ड जोलियन का कैरेक्टर है दोस्तों, ओल्ड जोलियन ये फोरसाइट सागा का पात्र है। इसकी जो सिमिलरिटी दिखाई गई है दोस्तों, वो जो गाल्सवर्दी के फादर हैं उनसे इनकी तुलना की गई है, या यूं कहिए कि उन्हीं को इस कैरेक्टर के माध्यम से उन्होंने कैरेक्टराइज्ड करने का प्रयास किया है। गाल्सवर्दी के जो पिता थे उनकी संज्ञा या उनकी तुलना या उनका चरित्र जो है ओल्ड जोलियन के माध्यम से दर्शाया गया है। किसमें? फोरसाइट सागा में। यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं दोस्तों, 2 बातें कही जाती हैं और मैं इसका आंसर, सही आंसर आपको बताऊंगा कि गाल्सवर्दी को जो नोबेल प्राइज मिला है वो जब बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गए फोरसाइट सागा की वजह से, तो उनको मिला है। लेकिन एक जगह मैंने ये अभी हाल ही में पढ़ा है, मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा कि एग्जैक्ट जो है स्ट्राइफ की वजह से उनको जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया है। तो ये मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगा। यदि आपको किसी को कहीं से पता लगे तो उसको मुझे आप जरूर सेंड कर दें। ओल्ड जोलियन इन फोरसाइट सागा रिजेम्बलेंसेस, यानी समानता है उनकी किसी गाल्सवर्दी के पिता के साथ।
दोस्तों यहां पर एक बात बता दूं, ये जो वर्क है फोर्साइट सागा, इट हैज ए ग्रेट ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट। इसमें गाल्सवर्दी का जो है ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है। और आपको एक विशेष बात बता दूं, अगर जॉन गाल्सवर्दी की लाइफ में एडा गाल्सवर्दी न आती तो ये फोर्साइट सागा वाला जो वर्क है दोस्तों, ये कभी भी नहीं लिखा जाता। फोर्साइट सागा इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इंटरनल बैकग्राउंड, इनर बैकग्राउंड ऑफ एडा गाल्सवर्दी फ्रॉम द पेन ऑफ जॉन गाल्सवर्दी। जॉन गाल्सवर्दी की लाइफ में एडा गाल्सवर्दी का आना ही अपने आप में एक बड़ी बात थी और वो बड़े खुश थे। और उसी का जो डिस्क्रिप्शन है, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है, वो उन्होंने फोर्साइट सागा में डिस्क्राइब किया है। इसके बाद हम दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेम द यूनिवर्सिटीज हु कन्फर्ड ऑनररी डिग्री ऑन हिम। वो कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने गाल्सवर्दी को ऑनररी डिग्री से सम्मानित किया है? तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, एसटी एंड्रयूज नंबर 1, नंबर 2 पर है मैनचेस्टर, नंबर 3 पर है डबलिन, नंबर 4 पर है कैम्ब्रिज, नंबर 5 पर है शेफील्ड, नंबर 6 पर है ऑक्सफोर्ड और नंबर 7 पर है दोस्तों प्रिंसटन। ये यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने उनको ऑनररी डिग्री प्रदान की। तो आपसे अगर पूछा जाए विच यूनिवर्सिटी गेव द ऑनररी डिग्री या कन्फर्ड ऑनररी डिग्री टू गाल्सवर्दी या टू गाल्सवर्दी, तो आप कहेंगे एसटी एंड्रयूज, मैनचेस्टर, डबलिन यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, शेफील्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। What गाल्सवर्दी said, गाल्सवर्दी ने क्या कहा? When refusing the knighthood, जब उन्होंने नाइटहुड की उपाधि को रिफ्यूज कर दिया तो उन्होंने क्या कहा था? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लिटरेचर इज इट्स ओन रिवार्ड। गाल्सवर्दी ने कहा जो साहित्य है वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सम्मान है दोस्तों। लिटरेचर इज इट्स ओन रिवार्ड, इट इज सेड बाय गाल्सवर्दी व्हेन ही रिफ्यूज्ड the knighthood from the president Lloyd। Lloyd ने जब उनको इस सम्मान देने के लिए आमंत्रित किया, उनको बुलाया, तो उन्होंने इसको 1917 में रिफ्यूज कर दिया और कहा कि भाई साहित्य अपने आप में ही एक सम्मान है। Who announced his name for knighthood, but he refused। किसने नाइटहुड के लिए इनका नाम अनाउंस किया था? तो पीएन लेलॉयड जॉर्ज। लेलॉयड जॉर्ज ने इनका नाम अनाउंस किया और इन्होंने उसको रिफ्यूज कर दिया था। Galsworthy made a tour to slaughterhouses। Galsworthy made a tour to slaughterhouses in 1916। 1916 में उन्होंने एक टूर किया है। फ्रांस आई थिंक वो गए हैं स्लॉटर हाउस, वो गए हैं स्लॉटर हाउस और 1916 में ये टूर उन्होंने किया है। The first novel published under his real name, ये हमने कई बार पढ़ लिया है। 1904 में उनके फादर की डेथ ईयर है और आपको अच्छी तरह याद भी हो चुका है।
फर्स्ट नॉवेल पब्लिश्ड अंडर द नेम जॉनसन जॉन। जो पहला नॉवेल है वो पब्लिश हुआ है जॉसलिन 1898 में, 1898। What is the meaning of Johnson John? I have told you so many times. John, son of John is the meaning. Which work is called by Galsworthy My First Sin? किस वर्क को गाल्सवर्दी ने कहा है माई फर्स्ट सिन? फ्रॉम द फोर विंड्स, ए शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन पब्लिश्ड इन 1897. It is called by Galsworthy My First Sin. It is a collection of short stories. It is a collection of short stories from the four winds. इसी को गाल्सवर्दी ने My First Sin की संज्ञा दी है। It published in 1897, 1857 में ये 97 में ये पब्लिश हुआ है। Galsworthy was called to the bar at Lincoln's Inn. ध्यान रखिएगा 1890 में उन्हें, ये अक्सर क्वेश्चन आपने किताबों में देखा होगा कि गाल्सवर्दी वाज कॉल्ड टू बार, तो 1890 में प्लेस यहां पर मेंशन किया गया है। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। Galsworthy's ashes were scattered to the winds according to his last wish. According to his last wish, the ashes were scattered. As we were talking, Galsworthy's ashes were scattered to the winds according to his last wish. गाल्सवर्दी की इच्छा के अनुसार उनकी जो एसेस थी उसको स्कैटर कर दिया गया था, बिखेर दिया गया था। He was cremated with his ashes scattered along the English coastline from an airplane. उनकी जो एशेस थी उसको एयरप्लेन से स्कैटर कर दिया गया था, बिखेर दिया गया था। There is a cenotaph for him at Highgate Cemetery. A memorial plaque was placed for him in the cloisters of the New College. न्यू कॉलेज में उनकी मेमोरी में एक प्लेक लगाया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उनकी एसेस को स्कैटर कर दिया गया था, एयरप्लेन से उसको बिखेरा गया था। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए आपको। गाल्सवर्दी डाइड एट ग्रोव लॉज हैम्पस्टीड। दोस्तों याद रखिएगा, ग्रोव लॉज हैम्पस्टीड में गाल्सवर्दी की मृत्यु हुई है। गाल्सवर्दी डाइड एट ग्रोव लॉज हैम्पस्टीड। गाल्सवर्दी डाइड फ्रॉम, गाल्सवर्दी की मृत्यु कैसे हुई? गाल्सवर्दी डाइड फ्रॉम, गाल्सवर्दी की जो मृत्यु हुई है वो किससे हुई है दोस्तों? ब्रेन ट्यूमर से। ब्रेन ट्यूमर से गाल्सवर्दी की डेथ हुई और उनकी जो एशेस थी उनका क्रीमेशन हुआ था दोस्तों, दाह संस्कार हुआ था। और उसके बाद उनकी जो एशेस थी उसको स्कैटर कर दिया गया, बिखेर दिया गया। गाल्सवर्दी lived his last 7 years at, गाल्सवर्दी ने जो अपने अंतिम वर्ष थे, अंतिम लास्ट 7 years थे, तो दोस्तों कहां पर उन्होंने गुजारे हैं? तो
यह जगह का नाम बरी इन वेस्ट ससेक्स, बरी इन वेस्ट ससेक्स में वो रहे हैं और लास्ट में ग्रोवलॉज हैम्पस्टेड में उनकी डेथ हुई है। द प्ले जॉय exposes the strain and stresses of the play, जो वर्क है प्ले जॉय, exposes वो दर्शाता है, शो करता है, the strain and stresses जो परेशानियां हैं, stresses हैं, strains हैं, of a young girl, एक यंग गर्ल के growing into adulthood, जो युवावस्था में जा रही है या युवा अवस्था में कदम रख रही है, तो उसकी जो स्ट्रेसेस हैं, जो बदलाव हैं, उनसे जो परेशानियां, उसको दर्शाया गया है इसमें, जो एडजस्टमेंट की अवस्था है। द प्ले जस्टिस इज ए सटायर ऑन, हमने कई बार इस पे बात की है। द जस्टिस इज ए सटायर ऑन लीगल सिस्टम, लीगल ट्रायल, या यूं कहिए इंग्लिश लीगल सिस्टम। ये आया हुआ क्वेश्चन भी है दोस्तों। द लॉयल्टीज एक्सपोजेस क्लैश ऑफ लॉयल्टीज टुवार्ड्स, जो लॉयल्टीज है वो एक्सपोज करता है क्लैश ऑफ लॉयल्टीज, विभिन्न प्रकार की जो लॉयल्टीज हैं उसके बीच में, टुवार्ड्स किसकी तरफ, किसके साथ, डिफरेंट रिलीजियस सेट्स, जो विभिन्न रिलीजन हैं उनके जो शेड्स हैं, उनकी जो रिचुअल्स हैं, उनके बीच में जो लॉयल्टीज है उसका जो क्लैश है वो लॉयल्टीज में दिखाया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, The fugitive exposes the tragedy of a wife who loves her husband. The fugitive exposes the tragedy of, fugitive में tragedy दिखाई गई है, a wife who loves her husband. The pigeon expresses the evils of, आपको पहले ही ये क्वेश्चन याद है, पिजिन में जो दिखाया गया है evils of the shelter homes and the poor homes, जो शरण स्थली हैं उनकी जो खराब व्यवस्था है उसको उजागर किया गया है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द शो इज ए सटायर ऑन, जो शो है वो एक व्यंग है, किस पर, जर्नलिस्ट पर, जर्नलिज्म पर, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जर्नलिस्ट और जर्नलिज्म। द शो इज ए सटायर ऑन जर्नलिज्म। ये हम बात कर चुके हैं दोस्तों, विच वर्क पब्लिश्ड अंडर pseudonyms, ये इंपॉर्टेंट वर्क है दोस्तों। जो ट्रायोलॉजी है द एंड ऑफ द चैप्टर, उसमें कौन कौन से वर्क हैं, तो मेड इन वेटिंग है, फ्लावरिंग वाइल्डनेस है और ओवर द रिवर है दोस्तों। मेड इन वेटिंग, फ्लावरिंग वाइल्डनेस, ओवर द रिवर 1931, 32, 33 और ओवर द रिवर को वन मोर रिवर के रूप में भी इंडिकेट किया गया है, यानी वन मोर रिवर हो या ओवर द रिवर हो तो एक ही आप उसको समझिएगा। इट इज द थर्ड ट्रायोलॉजी, इसमें मेड इन वेटिंग है, फ्लावरिंग वाइल्डनेस है, ओवर द रिवर है, पब्लिश हुआ है 1934 में।
1934 में ये पोस्टमसली पब्लिश हुआ है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो ट्रायोलॉजी है 3 उसकी हमने बात की थी, तो उसमें पहली द फोरसाइट सागा 1922 में, ए मॉडर्न कॉमेडी 1929 में, द एंड ऑफ द चैप्टर 1934 में पोस्टमसली पब्लिश हुई है। और इन तीनों वर्क्स को मिलाकर के जो नाम दिया गया वो दिया गया दोस्तों द फोरसाइट क्रॉनिकल्स। इन तीनों ट्रायोलॉजी को मिलाकर के जो पब्लिकेशन हुआ है उसको नाम दिया गया द फोरसाइट क्रॉनिकल्स, द फोरसाइट क्रॉनिकल्स। विच वर्क इज ए सीक्वल टू द फोरसाइट सागा? फोरसाइट सागा का सीक्वल कौन सा है? तो दोस्तों आपको मालूम है, ए मॉडर्न कॉमेडी और उसके बाद में एंड ऑफ द चैप्टर। इट कंप्राइजिंग 3 नॉवेल्स। मॉडर्न कॉमेडी में कौन कौन से नॉवेल हैं और 2 इंटरल्यूड्स हैं। कौन कौन से इंटरल्यूड्स हैं? हालांकि इस विषय पर हमारी बात पहले हो चुकी है। द वाइट मंकी है, द सिल्वर स्पून है और स्वान सॉन्ग है, ए साइलेंट वूइंग है और पासर्स बाय है। दोस्तों ये जरूर आपको याद रखना है, इससे एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपको मिल जाएगा ट्रायोलॉजी से। ये आपको मालूम ही है, इट वॉज हिज हैबिट टू टर्न एन ओल्ड नॉवेल इनटू ए न्यू प्ले। प्ले को नॉवेल में, नॉवेल को प्ले में बदलना उनकी आदत थी, हैबिट थी। देखिए दोस्तों, एक ये भी पॉइंट है, इसी से रिलेटेड है। गाल्सवर्दी यूज्ड टू राइट फिक्शन इन द मॉर्निंग। वे सुबह में फिक्शन लिखा करते थे। एंड ड्रामा इन द आफ्टरनून, और ड्रामा जो है वो आफ्टरनून यानी दोपहर बाद लिखा करते थे। द फोरसाइट सागा 1922 deals with the middle class Victorian society। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फोरसाइट सागा deals with the middle class Victorian society। द मिडिल क्लास विक्टोरियन सोसाइटी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके दोस्तों दिया गया था और वहां पर बहुत सारे बच्चों ने बड़ा इस पर क्रिटिसिज्म किया, लेकिन वास्तव में उसमें ऑप्शन नहीं था। तो ऑप्शन इसका दोस्तों है द फोरसाइट सागा 1922 डील्स विद द मिडिल क्लास विक्टोरियन सोसाइटी। ये जो दर्शाता है मिडिल क्लास विक्टोरियन सोसाइटी को दर्शाता है। आई थिंक 2016 के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया और उसमें एक ऑप्शन दिया था नन ऑफ दीज का, और बाकी 3 ऑप्शन दिए हुए थे, जिसमें से कुछ लोगों ने कहा कि ये आंसर है, लेकिन आयोग ने उनको नहीं माना है। He never learned to tell a good story। He never learned to tell a good story। ये लॉन्ग ने कहा है गाल्सवर्दी के बारे में कि he never learned, उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, to tell कहना या लिखना या रचना, एक गुड स्टोरी, एक अच्छी कहानी। द मनी ऑफ नोबेल प्राइज गाल्सवर्दी डोनेटेड टू। दोस्तों आपने पढ़ लिया होगा, द मनी ऑफ द नोबेल प्राइज, जो भी पैसा नोबेल प्राइज से मिला था गाल्सवर्दी को, वो उन्होंने डोनेट कर दिया किसको? पेन क्लब को। पोएट्स या प्लेराइट, एसेइस्ट और नॉवलिस्ट क्लब जो था उसको उन्होंने सारी राशि डोनेट कर दी। गाल्सवर्दी एंड हिज वाइफ एडा वर्कड फॉर सम टाइम, सम मंथ्स in a hospital in France 1960।
1600 में मैंने आपको बताया था उन्होंने जो है एक टूर किया है स्लॉटर हाउसेस का, और फ्रांस में ही 1916 में वो गए हैं और वहां पर उन्होंने एडा ने और गाल्सवर्दी ने दोनों ने ही एक हॉस्पिटल में जॉब की। कुछ महीनों तक वो जॉब उनकी रही। इट इज वेल नोन, अब तो ये बहुत आसानी से सबको याद है कि एडा वाज अर्लियर द वाइफ ऑफ गाल्सवर्दीज कजिन। एडा जो थी उनके कजिन की वाइफ थी जिसका नाम था आर्थर गाल्सवर्दी। आर्थर गाल्सवर्दी की वाइफ थी। बाद में जॉन गाल्सवर्दी ने एडा से मैरिज कर ली, शादी कर ली। गाल्सवर्दी was not interested in law study। ये भी हम क्वेश्चन कई बार पढ़ चुके हैं, अब आपको याद हो गया होगा कि गाल्सवर्दी was not interested in law study। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप याद कर लीजिएगा, बिल्कुल फिक्स कर लीजिएगा। गाल्सवर्दी गॉट हिज लॉ डिग्री फ्रॉम न्यू लॉ कॉलेज ऑक्सफोर्ड इन 1889। 1889 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से न्यू लॉ कॉलेज से उन्होंने अपनी जो लॉ डिग्री है वो प्राप्त की है। तो आप कह सकते हैं कि गाल्सवर्दी गॉट हिज लॉ डिग्री फ्रॉम द न्यू लॉ कॉलेज ऑक्सफोर्ड इन 1889। Galsworthy got his early education at English Public School, Harrow, the alma mater of पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट भी हो जाता है आपके लिए। आपको याद रखना चाहिए कि जहां पर गाल्सवर्दी की शिक्षा हुई है ये वही विद्यालय था, वही स्कूल है जहां पर पीटी नेहरू की बचपन की शिक्षा हुई है। तो इसको आप विशेष रूप से इस बार के लिए कम से कम इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाल्सवर्दी गॉट हिज अर्ली एजुकेशन एट इंग्लिश पब्लिक स्कूल हैरो, द एल्मा मेटर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। कुछ लोगों को दोस्तों ये पता नहीं होगा एल्मा मीटर, तो उसको बता देता हूँ। एल्मा मीटर वह स्थान जहाँ पर किसी की शिक्षा दीक्षा प्रारंभ हुई, प्रारंभिक शिक्षण संस्थान को एल्मा मीटर की संज्ञा दी जाती है। ये फॉरेन वर्ड्स हैं दोस्तों, ये एग्जाम में कई बार पूछ भी लिए जाते हैं, इसका भी मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। अब नॉर्मल क्वेश्चंस की ओर दोस्तों हम आ गए हैं। What was the name of Galsworthy's mother? इनको जल्दी से मैं फिनिश करूंगा। तो आपको मालूम है ब्लेंचे बेले was the mother of John Galsworthy। Galsworthy was born at Kingston Hill, Surrey, England। 1867 में उनकी बर्थ हुई है किंगस्टन हिल, सरे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। Who said what I am today is only due to the inspiration of my wife। जो भी कुछ मैं आज हूं उस सब की जो प्रेरणा स्रोत है वो मेरी वाइफ है। इट इज सेड बाय गाल्सवर्दी। गाल्सवर्दी ने कहा है कि मैं आज जो भी कुछ हूं वो एडा गाल्सवर्दी की वजह से हूं। The Commentary 1909 is a collection of sketches and short stories। दोस्तों ये भी एक वर्क है गाल्सवर्दी का, जॉन गाल्सवर्दी का, एक कमेंट्री 1909 में। ये कलेक्शन है दोस्तों, स्केचेस इसमें लिखे हैं इन्होंने, शॉर्ट स्टोरीज का, स्केचेस का ये कलेक्शन है, ध्यान रखिएगा क्योंकि वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। द बेल्स ऑफ पीस
1921 is a work by Galsworthy. The Bells of Peace, दोस्तों ध्यान रखिएगा, The Bells of Peace 1921 is a work by Galsworthy. The Bells of Peace is a work by Galsworthy. It is a poem, The Bells of Peace 1921. तो दोस्तों याद रखिएगा इस वर्क को, द बेल्स ऑफ पीस, ये एक पोएम है गाल्सवर्दी के द्वारा लिखी गई है। गाल्सवर्दीज नॉवेल पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ। गाल्सवर्दी का कौन सा वर्क है जो उनकी डेथ के बाद पोस्टुमस वर्क। दोस्तों याद रखिएगा चारों राइटर आप पढ़ रहे हैं, शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, गाल्सवर्दी। तो 3-4 चीजें मैं आपको बता दूं, उनको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। पहला वर्क इनकम्प्लीट वर्क, कोरिलेटेड वर्क, पोस्टुमस वर्क, ये आपको चारों राइटर के जरूर याद रखने हैं। सबसे पहला वर्क याद रखिएगा, पहला पब्लिकेशन याद रखिएगा, इनकम्प्लीट वर्क याद रखिएगा, और किसके साथ में वर्क लिखा है ये याद रखना है, और पोस्टुमस वर्क जो है मृत्यु के बाद पब्लिश होने वाला वर्क जो है, ये चीजें आपको जरूर याद रखनी है। तो यहां भी हम पहले बात कर चुके हैं। एंड ऑफ द चैप्टर इज द पोस्टुमस वर्क, इट पब्लिश्ड इन 1934। 1934 में दोस्तों ये पब्लिश हुआ है, और ये थर्ड ट्रायोलॉजी है द फोरसाइट क्रॉनिकल्स की। दोस्तों यहाँ पर एक वर्क और मैं आपको बता दूं, आपको मालूम होगा पंच एंड गो इज ए वर्क बाय, हालांकि ये हमने ट्रायोलॉजी में पढ़ लिया है, लेकिन अलग से भी यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हुज वर्क इज पंच एंड गो, तो पंच एंड गो इज आल्सो द वर्क ऑफ गाल्सवर्दी। ये गाल्सवर्दी का वर्क है, ध्यान रखिएगा। शॉर्ट ड्रामेटिक स्टोरी है ये, शॉर्ट ड्रामेटिक स्टोरी पंच एंड गो। The Iceland Pharisees published with the new name The Pigeon. You may say that the Iceland Pharisees converted into Pigeon. Galsworthy's plays can be divided into 5 categories, 5 groups. गाल्सवर्दी के जो प्लेज हैं उनको 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। इस पर हमने पहले बात की है, हमने उनके जो वर्क्स हैं उनको डिवाइड किया है ग्रुप्स में, तो वही ग्रुप्स की बात हो रही है दोस्तों। गाल्सवर्दीज प्लेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। Who are the contemporaries of Galsworthy? समकालीन कौन है गाल्सवर्दी के। दोस्तों यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी चारों राइटर हैं उनके जो समकालीन हैं उनको आप अलग से लिख करके जरूर याद कर लें। शेक्सपियर के समकालीन कौन है, मिल्टन के समकालीन कौन है, वर्ड्सवर्थ के समकालीन कौन है, और जीबीशा या गाल्सवर्दी के समकालीन कौन है। तो गाल्सवर्दी के समकालीन में मेन नाम जो आता है दोस्तों वो आता है जीबी शाह का, पिनेरो, जोन्स, ये ध्यान रखिएगा। तो कंटेम्परेरी समकालीन पे अक्सर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। गाल्सवर्दी रोट नियर अबाउट, लगभग जो प्ले लिखे हैं दोस्तों उन्होंने 30 प्लेज लिखे हैं, याद होगा ये क्वेश्चन आपको। इस टाइप पब्लिश कब हुआ है, 1909 में पब्लिश हुआ है, याद है आपको। जस्टिस वॉज पब्लिश्ड इन 1910 में पब्लिश्ड हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये कोटेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन कई बार आ गया है, इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। गाल्सवर्दी इज ए ड्रामेटिस्ट ऑफ रियलिस्टिक ड्रामा,
हमने आपसे बता दिया है प्रॉब्लम प्ले राइटर हैं, रियलिस्टिक ड्रामेटिस्ट हैं, सोशल ट्रेजेडी राइटर हैं, हु डाइड इन द मिड ऑफ द प्ले स्ट्राइफ, किसकी मृत्यु हो जाती है स्ट्राइफ प्ले के मध्य में, तो एनी जो रॉबर्ट की वाइफ है उसकी डेथ हो जाती है दोस्तों। तो आज का ये वीडियो दोस्तों यहीं पर हम इसको रोकेंगे और कल इसको हम फाइनल करेंगे। मुझे उम्मीद है आज आपको बहुत सारे नए क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले हैं, तो प्लीज उनको आप प्रिपेयर कर लें, अपने रजिस्टर में वर्क करते रहें जैसे मैंने आपको बताया है। क्योंकि दोस्तों पढ़ सब लेते हैं, लेकिन एंड टाइम पर जो लास्ट का समय होता है एग्जाम का, उसमें क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेना, उनकी प्रैक्टिस कर लेना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप रजिस्टर नहीं बनाएंगे तो फिर एंड समय में आप नहीं समझ पाएंगे कि क्या मुझे पढ़ना है, किस रजिस्टर को पढ़ूं, किसको ना पढ़ूं। तो इसलिए अपना रजिस्टर ज़रूर, अपने नोट्स ज़रूर मेंटेन करते रहें। आपने ये वीडियो देखा, थैंक यू सो मच।